नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज लाल सागर से आ रही है। लाल सागर में हूती के बड़े हमले हुए हैं। यूएस और यूके यानी अमेरिका और यूके के जहाजों पर 21 मिसाइल हमले किए गए। यूएस नेवी ने गिराई 21 हूती मिसाइल। हूती ने 18 ड्रोन हमले भी किए हैं। अब तक का सबसे बड़ा हूती हमला है ये, यानी एक के बाद एक 21 बड़े हमले हूती द्वारा किए गए। अब तक का सबसे बड़ा हूती हमला है ये। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका पुतिन की शक्ति के आगे हार मान चुका है। सऊदी अरब में टॉप सीक्रेट मंथन हो चुका है और अमेरिका जेलेंस्की को जबरन सरेंडर कराने का प्लान तैयार कर चुका है। इसकी वजह है पुतिन का तिहरे हमले का प्लान, जिसके पहले चरण में कीव जीतने का लक्ष्य रखा गया है और उसके बाद रूस का ऑपरेशन यूरोप शुरू होगा। यूरोप पर पुतिन के आक्रमण का मतलब होगा अमेरिका से सीधी जंग और बाइडेन इससे बच रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन की बलि चढ़ाकर अमेरिका युद्ध से निकलने वाला है। क्या पुतिन के ट्रिपल अटैक का ब्लूप्रिंट और अमेरिका कैसे इससे बचने की तैयारी में है, ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन का यूक्रेन विजय मिशन अब यूरोप विजय ऑपरेशन बन चुका है। Другой немножко обстановки. पुतिन के अखंड रूसी साम्राज्य की आधारशिला जनवरी के पहले 10 दिनों में रखी जा चुकी है। पुतिन ने प्रण कर लिया है कि कीव विजय के साथ साथ रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नेटो की सीमाओं को भी काट छांट कर रूस में शामिल किया जाएगा। पुतिन के इस प्लान की खुफिया रिपोर्ट सीआईए को मिल चुकी है। अब युद्ध के समीकरण उलट चुके हैं। पुतिन कीव पर तिहरा हमला करने वाले हैं। कीव के बाद पुतिन का टारगेट यूरोप के दूसरे देश हैं। हथियारों की कमी से यूक्रेन की हार निश्चित है। अमेरिका यूरोप को बचाने के लिए यूक्रेन की बलि देने का प्लान बना चुका है। बीते 10 दिन से यूक्रेन पर रूस के हमले रुके नहीं हैं और इन हमलों ने यूक्रेन के सिस्टम को ठप कर दिया है। बीते 10 दिन में रूस ने यूक्रेन के 14 प्रांतों में तबाही मचा दी है। रूसी हमलों से यूक्रेन के 1025 शहरों की बिजली सप्लाई कट चुकी है। यूक्रेन के कई पावर ग्रिड रूसी हमलों में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में इस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है। यूक्रेनी सेना के कैंपों में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना इस समय कड़ी सर्दी का सामना कर रही है। मौसम का फायदा उठाते हुए रूसी सेना बड़े हमले कर रही है। 9 जनवरी को डोनेट्स्क पर हमलों में यूक्रेन के 240 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना ने मौसम की मार के साथ हथियारों के प्रहार जोड़कर यूक्रेनी सेना की मुसीबत बढ़ा दी है। पुतिन ने कठोर सर्दी में कीव पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 3 लेयर का प्लान बनाया है। कीव पर 3 तरह से एक साथ हमला किया जाएगा। इस प्लान के तहत सबसे पहले कीव के नीति निर्माताओं को खत्म किया जाएगा। इसके लिए रूस ने 3 मोर्चों पर तैनाती कर दी है।
रूस ने बेलारूस में एक बड़ा सैन्य कैंप तैयार कर लिया है। ये सैन्य कैंप यूक्रेन बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर बनाया गया है। इस कैंप में रूस बेलारूस के 15,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा चेरनिहिव और सूमी से 19,000 जवानों और मर्सिनरी लड़ाकों की फौज कीव कूच कर चुकी है। इसके साथ ही कीव पर हमले के लिए उत्तर कोरियाई KH-55 क्रूज और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें तैनात हैं। यानी कीव शहर पर रूस एक साथ 3 तरह से और 3 तरफ से हमला करने का प्लान बना चुका है। कीव पर पहला हमला बेलारूस की तरफ से किए जाने की आशंका है। बेलारूस में तैनात 15,000 जवान आर्टिलरी हथियारों के साथ कीव पर हमला करेंगे। जैसे ही यूक्रेन की सेना उत्तर दिशा से हुए हमले को रोकने में जुटेगी, ठीक उसी वक्त पूर्व दिशा से कीव पर हमला कर दिया जाएगा। 19,000 जवानों की स्पेशल फोर्स नीपर नदी के पूर्वी तट से कीव पर हमला बोलेगी। यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। कीव के बाहर खंदकें और टैंक रोधी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। यह फोर्स उसे ध्वस्त करेगी। तीसरा हमला रूस की मिसाइल फोर्सेस करेंगी। इस हमले में SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ब्लैक सी से क्रूज मिसाइल हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया से मिली मिसाइलें दागी जाएंगी। बीते 10 दिन में कीव पर जैसे मिसाइल हमले हुए हैं, इस बार उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक हमले होने तय हैं। क्योंकि पुतिन के मित्र देश नॉर्थ कोरिया से तानाशाह किम जोंग के मिसाइलों का जखीरा भी पुतिन के मिसाइल जखीरे से जुड़ चुका है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर सप्लाई किए गए हैं। 250 से ज्यादा मिसाइलें प्योंगयांग से मॉस्को पहुंचाई गई हैं। 8-9 जनवरी को किम की मिसाइलों से खार्किव पर हमला किया गया। इन मिसाइलों का इस्तेमाल कीव पर हमले के लिए किया जा सकता है। अमेरिका जानता है कि कीव पर रूस की जीत का मतलब सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि पुतिन के अखंड रूस के सपने का असीमित विस्तार भी होगा। अगर यूक्रेनी राजधानी पर पुतिन का कब्जा हो जाता है तो वो नेटो सीमाओं के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। कीव पर कब्जा होते ही पोलैंड बॉर्डर तक रूस का साम्राज्य होगा। इसके बाद नेटो सदस्य पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं। इन देशों पर हमले के लिए रूस के न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। अमेरिका को इस बात का डर है कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन ने अगर यूरोप पर हमला किया तो उसे यूरोप में एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बाइडेन ये नहीं चाहते हैं। इसलिए यूक्रेन की बलि देने का प्लान तैयार किया गया है। सोलह दिसंबर को बाइडेन ने G7 देशों के साथ सऊदी अरब में मीटिंग की। मीटिंग में यूक्रेन रूस शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। G7 देशों ने सहमति जताई है कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। रिपोर्ट है कि बाइडेन रूस की शर्तों पर शांति स्थापना के लिए तैयार हो सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन का जीता हुआ हिस्सा रूस को सौंपने की तैयारी में है, यानी यूक्रेन का 1,61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस को दिया जा सकता है। इसका मतलब होगा यूक्रेन का 27% इलाका रूस का हो जाएगा। अगर रूस की शर्तों पर यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता निकलता है तो जंग रुक सकती है, वरना पुतिन कीव विजय के बाद यूरोप युद्ध का नया चरण शुरू कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो एक ही दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। अब यूक्रेन के पास एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ आत्मसमर्पण का। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के सरेंडर के बाद आगे क्या होगा। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं। पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है जिसमें वो यूक्रेन के बाद अगले टारगेट तय कर चुके हैं। दुनिया का एक नया नक्शा खींचा गया है। अगर उस नक्शे को अमल में लाने पर पुतिन जिद पर अड़े रहे तो दुनिया को महाविनाश से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन 400 साल पहले के रूसी शासक जार के साम्राज्य को दोबारा स्थापित करने का ख्वाब देख रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध का ज्वालामुखी फट पड़ा है, जिससे निकले तबाही के लावे में पहले पूरा यूरोप बर्बाद होगा, फिर अमेरिका की बारी आएगी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन जिम्मेदार होंगे। अभी तक नेटो देश और अमेरिका पुतिन को एक जिद्दी तानाशाह करार देते रहे हैं। जिनपिंग की तरह ही विस्तारवाद के रास्ते पर रूस को झोंकते रहे। लेकिन रूस के एक प्रोपेगेंडिस्ट व्लादिमीर सोलोवयोव ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक दुनिया में आने वाला वक्त रूस का होगा। रूस जार के उस साम्राज्य में वापस लौटेगा जब अलास्का से लेकर आधे यूरोप तक जार की हुकूमत थी। अगर व्लादिमीर की भविष्यवाणी सच हुई तो आज की अमेरिका और यूरोप एकदम अलग दिखेंगे। लेकिन उन्होंने इससे पहले एक बड़े युद्ध का ऐलान किया जो रूस और शैतानी ताकतों के बीच होगा। शैतानी ताकतों का जिक्र उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए किया है। मेरा मानना है आने वाले वक्त में अमेरिका एकजुट नहीं रह पाएगा, वो बिखर जाएगा, ठीक यूरोप की तरह। यूरोप का इससे भी बुरा हाल होगा, वो कई टुकड़ों में बटेगा। कहीं खलीफा राज होगा जबकि अधिकतर पर रूस का साम्राज्य। मैं नहीं समझता कि अमेरिका आज जैसे हालात में रहेगा। फिर कनाडा का क्या होगा? कनाडा के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, वो अलग तरह का है, वो काफी बड़ा है जबकि लोग काफी कम हैं, जिससे वो बचा रहेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे कई क्लिप वायरल हैं जिसमें रूसी मीडिया में व्लादिमीर सोलोवयेव नई विश्व व्यवस्था का नक्शा दिखा रहे हैं। हालांकि ये नक्शा पहली बार पिछले साल 21 फरवरी को दिखाया था। उसमें पुतिन को स्टालिन का वारिस बताया था। उसी दौरान पश्चिमी देशों के गृह युद्ध की वजह से टूटने की भविष्यवाणी की थी। क्या अमेरिका में गृह युद्ध होने वाला है? अमेरिका सिविल वॉर के एकदम पास जा पहुंचा है। मेरा मानना है यूरोपीय देशों में भी गृह युद्ध की कयामत आने वाली है, दोनों ही नहीं बचेंगे। व्लादिमीर रूस की सेना को आर्मी ऑफ गॉड कह रहे हैं। जबकि पश्चिमी देशों की सेना को शैतानों की सेना करार दिया है। साथ ही आने वाले वक्त में दोनों के बीच घमासान युद्ध की बात कही है। जिसमें रूस हर तरीके से हावी होगा। व्लादिमीर के ऐलान में कितना दम है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पुतिन के कई बयान और तेवर बताते हैं कि वो यूक्रेन के बाद आगे बढ़ेंगे। उस वक्त उनका नेटो यानी पश्चिमी देशों के समूह से टकराना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है
जिसमें नेटो के साथ युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया है, जिसका मकसद है रूस का पुराना वैभव और साम्राज्य दोबारा स्थापित करना। पुतिन के मंसूबों पर कुछ दिन पहले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुलासा किया था। रूस अपनी मर्जी से अपने देश की सरहदें तय करेगा। पूरा यूक्रेन ही नहीं, बाकी यूरोप भी रूस का होने वाला है। रूस के सरकारी मीडिया से भी यूरोप पर दोबारा रूसी झंडा लहराने की मांग उठ रही है। साथ ही साइबेरियाई क्षेत्र से ये आवाजें भी उठने लगी हैं कि अमेरिका से अलास्का वापस लिया जाए। 1867 में रूस ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। इस सौदे के लिए अमेरिका ने $72 लाख रूस को दिए थे। लेकिन रूस अब बारूद के जोर पर न सिर्फ अलास्का वापस लेगा, बल्कि यूरोप में भी रूसी सल्तनत आगे बढ़ेगी। राइन नदी यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से होकर बहती है। रूस का प्लान इस नदी तक रूस का साम्राज्य कायम करना था। 1979 में रूस का प्लान तैयार किया गया, लेकिन रूस के विघटन के बाद यह प्लान बंद कर दिया गया। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पुतिन ने इस प्लान को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने एक नई दुनिया का खाका खींच दिया है, जिससे मौजूदा विश्व व्यवस्था बदल जाएगी। यूरोप कई टुकड़ों में बंट जाएगा, जिसमें से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया और इटली रूस में मिल सकते हैं। इन पर रूस का कब्जा होगा, जैसा कि एक वक्त में रूसी शासक जार के साम्राज्य में था। यूरोप के अलग हुए इलाकों पर रूस का कब्जा होगा। साथ ही कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ से अलग हुए हिस्से भी जुड़ेंगे, जिसमें रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका टुकड़ों में बटेगा। अलास्का अमेरिका से अलग होकर पहले की तरह रूस में शामिल होगा। साथ ही अमेरिका का कुछ हिस्सा मेक्सिको में मिल जाएगा, जबकि कुछ हिस्सा कनाडा में मिलेगा। इस तरह जार काल का साम्राज्य दोबारा स्थापित होने का ख्वाब पुतिन देख रहे हैं। नए साल की शुरुआत से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। इसलिए मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में बदल दिया है। जो आसार नजर आ रहे हैं, यूक्रेन का सरेंडर कराकर पुतिन अगले टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जिस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। साथ ही पुतिन को इस बात की आशंका है कि इस दफा नेटो से टकराव होना तय है। इसलिए ऐसे प्लान के साथ बढ़ा जा रहा है जिससे नेटो का मुकाबला किया जा सके। इसलिए रूस बार बार ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। पिछले 24 घंटे में ज़ैपोरिज़िया में 5 विस्फोट हुए, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। 10 क्रूज मिसाइलों के अलावा ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन स्ट्राइक भी की गई। इतना ही नहीं, कैस्पियन सागर के ऊपर से TU-5 बॉम्बर ने बम गिराए, जिससे प्लांट में बड़ा विस्फोट हो सकता है। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट फटा तो तबाही का दायरा काफी बड़ा होगा, जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है, जो आगे आइसलैंड तक जा पहुंचेगा। जिससे अमेरिका और ब्रिटेन सहम गए, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन लीक होने से भारी तबाही होगी, जिसके बाद रूस और अमेरिका में भी एटमी युद्ध छिड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद पहली बार एटमी बारूद का प्रोडक्शन बेतहाशा बढ़ाने जा रहा है, जबकि एक दिन पहले ब्रिटेन ने एटमी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी। यानी रूस और अमेरिका के बीच एटमी युद्ध दस्तक देने दरवाजे तक आ पहुंची है। बस अलार्म बजना बाकी है, उसके बाद दोनों देश एक दूसरे पर एटम बम फोड़ेंगे या फिर एटमी ठिकानों पर अटैक करके पूरी दुनिया को महाविनाशक खतरे में झोंक सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की और ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूसी मोर्चे पर यूक्रेन ने बम हमले किए। बमबारी में रूसी सैन्य वाहन नष्ट हो गया है। रूसी चौकियों पर ड्रोन से गिराए गए बम। एक तरफ यूक्रेनी सेना वेपन क्राइसिस से जूझ रही है तो दूसरी तरफ नेटो देशों में यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। मगर इसी बीच नेटो के एक देश की तरफ से पहला कबूलनामा सामने आया है। वो ये कि पुतिन को रोकना असंभव है। यूक्रेन का विनाश तय है। अब सवाल यह है कि आखिर बाइडेन गुट पुतिन से इतना भयभीत क्यों है? आखिर क्यों पुतिन को चक्रवर्ती बताया जा रहा है? तो उसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन के नए विनाशक हथियार, जिसके प्रहार से यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब एक ऐसे विनाशक दौर में जा पहुंची है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है और प्रचंड बारूदी कोहराम है। अब तक तो क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन के खात्मे का दावा किया जाता था, मगर पहली बार नेटो ने खुलेआम ये कबूल किया है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को रोकना असंभव है। रूसी डिफेंस के प्रकोप से यूक्रेन का बच पाना नामुमकिन है। जी हां, नेटो का अहम मेंबर ब्रिटेन, जो जंग में लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उसी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पूर्व वाइस एयर मार्शल की तरफ से एक बयान सामने आया है। वो ये कि रशियन फोर्स के विध्वंसक हथियार और घातक प्रहार से बच पाना यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन में पुख्ता प्लानिंग और तैयारी के साथ हमले कर रही है। यूक्रेन के इलाकों को नेस्तनाबूद कर रही है। मौजूदा हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पुतिन को रोकना असंभव है। किसी नेटो मुल्क की तरफ से ऐसा बयान पहली बार सामने आया है। अब तक नेटो देश ये दम भर रहे थे कि वो आसानी से रूस जैसे महाबली को पटखनी दे देंगे। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रूसी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। मगर जिस अंदाज में पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन पर धावा बोला है, जिस तरह ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए हैं और यूक्रेन विनाश के लिए नए हथियारों का इस्तेमाल किया है, उससे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के तमाम देश भी सन्न हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही पुतिन वॉर जोन में नए विस्फोटकों को झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। जो एडवांस्ड और अपग्रेडेड है, यानी पहले से ज्यादा घातक और विनाशक। जी हां, साल 2024 में यूक्रेन को दहलाने के लिए पुतिन उन हथियारों को वॉर जोन में झोंकने वाले हैं जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिनका एक प्रहार ही तबाही की फुल प्रूफ गारंटी है। और वो वेपन्स कौन कौन से हैं, आप ये भी जान लीजिए। मसलन पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 1 शाहिद 238 कामिकाज़ी ड्रोन, पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 2 फैब 500 एयर ड्रॉप बम, पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 3
यूपीएबी 1500B ग्लाइडर बम, पुतिन का नया विध्वंसक नंबर 4, T-80 BVM फ्लाइंग टैंक। यही वो विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अब किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ हो सकता है। किसी भी वक्त रूसी डिफेंस इन हथियारों के दम पर यूक्रेन को दहला सकता है, क्योंकि इन हथियारों की ताकत और तबाही का दायरा बहुत बड़ा है। साल बदलने के साथ पुतिन ने युद्ध नीति में भी बदलाव किया है और अब पहले से ज्यादा विध्वंसक हथियारों को बैटल ग्राउंड में भेजने का फैसला किया है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है शाहिद कामिकाजी ड्रोन का। जी हां, अब तक रूसी सेना ईरान से इंपोर्ट किए हुए शाहिद 131, 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी, मगर अब इस कामिकाजी ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन यानी शाहिद 238 यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए दस्तक देने वाला है। दरअसल जिस शाहिद 131, 136 ड्रोन का रूसी सेना इस्तेमाल कर रही थी, वो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता था, मगर अब शाहिद 238 की रफ्तार 450 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी पहले से करीब 3 गुना तेज रफ्तार के साथ ये आत्मघाती ड्रोन तबाही मचाएगा। अब सवाल है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ है। तो आपको बता दें कि मेड इन ईरान शाहिद कामिकाजी ड्रोन में 2 एडवांस जेट इंजन लगाए गए हैं, जिसके चलते ये ड्रोन क्रूज स्पीड के साथ टारगेट पर अटैक करेगा। इतना ही नहीं, टारगेट के नजदीक पहुंचने से पहले इसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है, यानी सुपरसोनिक मोड। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वॉर जोन में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर कोई डिफेंस सिस्टम शाहिद 238 कामिकाजी ड्रोन को इंटरसेप्ट ना कर पाए। बेशक ईरान के शाहिद ड्रोन का अपडेटेड वर्जन यूक्रेन में तबाही की नई इबादत लिखेगा, लेकिन पुतिन सिर्फ आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को छलनी नहीं करेंगे, बल्कि साल 2024 में रूस के ग्लाइडिंग बम भी यूक्रेनी सेना के लिए मुसीबत बनेंगे। और वो बम है यूपीएबी 1500 और फैब 500। सबसे पहले बात फैब 500 बम की, जो कि एक हाई एक्सप्लोसिव एयर ड्रॉप बम है। आखिर इसकी ताकत क्या है, यह भी जान लीजिए। मसलन फैब 500 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बम है। 10 फीट लंबे इस बम का वजन 520 किलो है। यह बम KR सीरीज के गाइडेंस सिस्टम से लैस है। फैब 500 में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो अटैक के साथ भीषण तबाही मचा सकता है। इस रूसी बम की खासियत है हमला करो और भूल जाओ, यानी टारगेट सेट करने के बाद उसे तहस नहस करने की गारंटी फैब 500 बम में होती है। एक तरफ रूसी डिफेंस फैब 500 बम से यूक्रेन को दहलाएगा, तो वहीं रूसी सेना यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए 1500 किलो वजनी बम का भी बैटल ग्राउंड में इस्तेमाल करेगी। ये एक ऐसा विनाशक है जिसका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस भी इसे ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएबी 1500B ग्लाइड बम जमीनी टारगेट को ध्वस्त करता है। इसका कुल वजन करीब 1525 किलो तक है। इस विनाशक की लंबाई करीब 5 मीटर है। इसे 15 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 50 किलोमीटर तक है। रूस का ग्लाइडर गाइडेड बम सैटेलाइट और जीपीएस से संचालित होता है। यही वो बात है जो इसे बहुत ही विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेनी डिफेंस इन दोनों बमों को ना ही ट्रेस कर पाती है और ना ही इन्हें तबाह कर पाती है, क्योंकि रूसी सेना इन बमों को यूक्रेन के डिफेंस कवच के दायरे से काफी दूर ड्रॉप करती है, और वो भी 8 से 10 की तादाद में। बस फिर क्या, किसी फाइटर जेट की तरह गरज के साथ गिरते ये बम तबाही मचाते हैं और यूक्रेनी डिफेंस इन्हें तबाह भी नहीं कर पाता। यानी हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन का इस बार पुतिन के प्रकोप और बारूदी ताप से बच पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस
इस वक्त की और ब्रेकिंग न्यूज गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी में आईडीएफ हमास की जंग जारी है। हमास के आईडीएफ मोर्चों पर हमले, घात लगाकर हमास ने ये हमले किए हैं। आईडीएफ के कई मोर्चे इसकी वजह से तबाह हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने युद्ध में ऐसा खतरनाक प्रयोग कर दिया है जिससे विश्व विनाश का संयोग बन गया है। यूक्रेनी फौज ने जंग को रूसी धरती तक पहुंचा दिया है। नए साल में रूस की जमीन पर भी लड़ाई छिड़ गई है। मॉस्को समेत रूस के 1 दर्जन शहरों में यूक्रेनी सेना गोरिल्ला हमले कर रही है। मॉस्को में तो यूक्रेन ने पुतिन के परमाणु कमांड सेंटर को फ्रीज कर देने वाला विस्फोटक कदम उठा लिया है। सवाल यह है कि अगर पुतिन का परमाणु सेंटर फ्रीज हुआ तो क्या होगा। Moscow. Belgorod. Kursk. Oriol. Crimea. Sevastopol. रूस के 1 दर्जन शहर इसी तरह बारूदी आग में जल रहे हैं। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस रूस में जिस तरह के गोरिल्ला आक्रमण करवा रही है, उससे दुनिया के सर्वनाश का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के सैन्य ठिकाने, एयरबेस, हथियार फैक्ट्री और हथियार गोदाम है। लेकिन अब रूस के परमाणु सेंटर पर भी हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के यही वो अटैक हैं जो परमाणु महाविनाश की वजह बन सकते हैं। इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन है वो गोरिल्ला अटैक जो यूक्रेन रूस के शहरों पर कर रहा है। यूक्रेन 31 दिसंबर से ही रूस में मौजूद अपने एजेंट्स के जरिए गोरिल्ला हमले तेज करवा रहा है। रूस में यूक्रेन के गोरिल्ला हमले इस वक्त बहुत तेज हो गए हैं। यूक्रेन के हमले का दायरा बढ़कर मॉस्को तक पहुंच गया है। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को में अब रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के हमले के बाद परमाणु कमांड सेंटर का पावर सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हमले के बाद से कमांड सेंटर का पावर सिस्टम तबाह हो गया है। साथ ही यहां पारा इतना गिर चुका है कि अब पावर रिस्टोर भी नहीं हो पा रही है। मॉस्को के 25% इलाकों में बिजली नहीं है, इसलिए 1/4 इलाका जम रहा है। इसी इलाके में रूस का परमाणु सेंटर है, यह भी जमने के कगार पर पहुंच चुका है। परमाणु कमांड सेंटर की पत्ती गुल है, इसलिए यहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरी बार विश्व विनाश का गवाह बन सकती है। दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा है, बावजूद इसके यूक्रेन के हमले नहीं रुक रहे। यूक्रेनी फोर्स मॉस्को और क्रीमिया के साथ साथ पश्चिमी रूस के अलग अलग शहरों में विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेन के हमले की जद में पुतिन के रिश्तेदारों के घर भी आ रहे हैं। मॉस्को के पास पुतिन के भतीजे के घर पर हमला हुआ। यूक्रेन ने क्रीमिया में मौजूद रूस के साकी एयरबेस को उड़ाने की कोशिश की। यहां रूसी सेना ने बड़ी तादाद में परमाणु बम और बम्बर तैनात कर रखे हैं। बेलगोरोद में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने 50 बार हमले किए। हमले में 60 लोग घायल हो गए। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से एक महिला की मौत हो गई, कई घायल हैं।
रूस के सारातोव में यूक्रेन ने ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन यह हमला कामयाब नहीं हो सका। ओरियोल में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो और एक अपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन बहुत क्रोधित है। रूस के परमाणु ठिकानों को भी उड़ाने की कोशिश हो रही है। इसलिए पुतिन ने अपनी सेना को अब तक की सबसे बड़ी छूट दे दी है। पुतिन ने आदेश दे दिया है कि रूसी शहरों, रूसी बेस और परमाणु सेंटर को बचाने के लिए रूसी फौज किसी भी हद तक जा सकती है, कैसा भी हमला कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रूस के परमाणु कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचता है तो रूसी सेना एटमी सुनामी लाने में जरा भी विलंब नहीं करेगी। अगर पुतिन सेना को परमाणु विनाश के पथ पर चलना पड़ा तो एटमी विस्फोट से दुनिया के कई देश शमशान बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल सागर में हूती का बड़ा हमला। अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों पर हूती ने हमला किया। हूती ने 21 मिसाइलों से जहाजों पर यह हमला किया है। हूती का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं। एक तरफ लाल सागर में हूती के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के बीच रक्तपात तेज हो गया है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों के टॉप कमांडरों को इजरायल चुन चुन कर मार रहा है। इजरायल और अमेरिका का आरोप है कि लेबनान बॉर्डर से लेकर लाल सागर तक हो रहे हमलों के पीछे ईरान का सीधा हाथ है। सवाल है कि क्या अरब से वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है? हिजबुल्लाह के लिए यह साल मौत का पैगाम लेकर आया है। ईरान के इस प्रॉक्सी संगठन के टॉप कमांडर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। इजरायल ने विसाम अल तवील को ठिकाने लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही अली हुसैन बारजी को भी मौत की नींद सुला दिया। मंगलवार को विसाम अल तवील के जनाजे में शामिल एक कार को निशाना बनाकर इजरायल ने ड्रोन अटैक किया। कार में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अली हुसैन बारजी मौजूद था। इजरायल ने ड्रोन हमला करके उसकी कार को उड़ा दिया। इस ड्रोन हमले में अली हुसैन बारजी मारा गया। अली हुसैन बारजी हिजबुल्लाह की एयरफोर्स विंग का मुखिया था। वो ड्रोन हमलों का एक्सपर्ट माना जाता था। वो उत्तरी इजरायली सीमा पर दर्जनों ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार था। बारजी की मौत से ईरान बौखला गया है, क्योंकि इजरायल एक के बाद एक उसके प्रॉक्सी गुटों के कमांडरों को ठिकाने लगा रहा है। बारजी की मौत से 24 घंटे पहले ही आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर विसाम अल तवील को मार गिराया था। तवील हिजबुल्लाह के रदवान कमांडो यूनिट का डिप्टी हेड था। तवील हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का बहनोई भी था। इन दो टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा सदमा लगा है। अब तक इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के 130 से अधिक लड़ाके मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह का हश्र हमास की तरह ही करने की धमकी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुकेंगे तो इजरायल गाजा की तरह ही बैरूत पर भी हमला करेगा।
इजराइल की चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह चीफ भी प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने पूरे इजराइल को दहलाने की धमकी दी है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। उधर हिजबुल्लाह कमांडर विसाल अल तवील के बाद अब बारजी की मौत से बौखलाकर ईरान ने लाल सागर में खून की नदियां बहाने के लिए हूती को रेड सी में बारूद बरसाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके बाद हूती ने लंबे वक्त के बाद लाल सागर में जबरदस्त बमबारी की। हूती ने पिछले 24 घंटों के अंदर लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नेवी ने दावा किया है कि हूती ने लाल सागर में कम से कम 18 ड्रोन, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती के हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी ने हूती के कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। उधर इजराइल ने भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों को तबाह कर देने की चेतावनी दी। इजराइल पहले से ही कह रहा है कि इजराइल पर हमलों के अलावा लाल सागर में हमलों के पीछे भी ईरान का हाथ है। इजराइल ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान को नहीं रोका तो खुद इजराइल ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा। युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान की प्रॉक्सी वॉर अरब को विश्व युद्ध का मैदान बना रही है। अगर हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से हमले जारी रहे तो वर्ल्ड वॉर छिड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दक्षिणी गाजा आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा है। इसी बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने ब्लिंकन ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद नेतन्याहू का पारा 7वें आसमान पर है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि बाइडेन बेंजामिन में तलखी तक बढ़ चुकी है, मगर क्यों? तो इसकी वजह है गाजा और फिलिस्तीन पर अमेरिका का रुख बदला है। आखिर क्या है, देखिए। गाजा पट्टी, जिसे बारूद से पाटने के लिए अमेरिका ने हथियारों की खेप इजराइल भेजी। गाजा में सीज फायर ना हो, इसके लिए अमेरिका ने वीटो तक लगाया। लेकिन अब उसी गाजा के चलते इजराइल और अमेरिका में तकरार बढ़ चुकी है। दोनों देशों के बीच फिलिस्तीन के विस्थापन को लेकर तलवारें खिंच चुकी है। जी हां, अरब देशों के दौरे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे और इसी दौरान ब्लिंकन की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसके बाद यूएस इजराइल के बीच तलखी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। On this trip, I came to Israel after meeting with the leaders of Turkey, Greece, Jordan, Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia. All of those leaders share our concern about the spread of the conflict. All of them are committed to using their influence, using the ties that they have to prevent it from escalating. ये कोई पहला मौका नहीं है कि अमेरिका की तरफ से गाजा में जंग रोकने और फिलिस्तीन के विस्थापन की बात कही गई है। महाशक्ति अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक की सत्ता पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दी जाए, लेकिन इजराइल इस फैसले के पक्ष में नहीं है। दरअसल गाजा से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके चलते अरब देशों की अमेरिका से दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिका पर जंग रोकने का दबाव है। लिहाजा ब्लिंकन ने मौजूदा अरब दौरे के बाद स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात की,
मगर ब्लिंकन के इस बयान के बाद इजराइल भड़क चुका है और खुलेआम यह ऐलान किया है कि जब तक गाजा से हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक जंग नहीं रुकेगी। अपने इसी प्रण के चलते इजराइल ने बीती रात दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भीषण तबाही मचाई, ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए। इतना ही नहीं, राफा क्रॉसिंग में भी इजराइल का बारूदी तांडव जारी रहा। दरअसल इजराइल ये कतई नहीं चाहता है कि फिर से गाजा और वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि इजराइल विरोधी गुट फिर से एक्टिव हो सकते हैं, फिर से हमास खड़ा हो सकता है, जिसका मतलब ये कि इजराइल पर फिर से हमले का खतरा मंडराने लगेगा। फिर से इजराइल को खौफ के साए में जीना पड़ेगा। बस यही नेतन्याहू नहीं चाहते हैं। लिहाजा इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में उसकी जंग हमास से है, ना कि वहां रहने वाले लोगों से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक्वाडोर इस वक्त दंगे की आग में जल रहा है। ये दंगा आम लोग नहीं, ड्रग कार्टेल के माफिया कर रहे हैं। जेल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, यहां तक कि टीवी स्टूडियो में भी गोलियां चल रही हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे देश में 60 दिनों का आपातकाल लगाना पड़ गया है। सेना भी माफिया से पार नहीं पा रही है। सवाल यह है कि आखिर एक्वाडोर में अचानक माफिया युद्ध क्यों छिड़ गया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में वो हो गया जिसे देखकर दुनिया दहल गई। गैंगस्टर्स ने टीवी न्यूज चैनल के स्टूडियो को हाईजैक कर लिया। बंदूकधारी बदमाशों ने लाइव ब्रॉडकास्ट को न सिर्फ रोक दिया बल्कि 15 मिनट तक स्टूडियो के अंदर ही फायरिंग करते रहे। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है, हैरत अंगेज सच। तेरह नकाबपोश बदमाश स्टूडियो के अंदर घुस गए। उनके हाथ में पिस्टल, राइफल, बम, ग्रेनेड और डायनामाइट था। स्टूडियो में दाखिल होते ही अपराधियों ने एंकर, कैमरामैन, गेस्ट, वहां काम करने वाले लोगों को बंधक बना लिया। स्टूडियो में बदमाशों ने न सिर्फ बंदूकें लहराई बल्कि कई राउंड की फायरिंग भी की। एंकर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गैंगस्टर्स ने एक नहीं सुनी। एंकर की जेब में डायनामाइट फिट कर दिया। इस वक्त राजधानी क्विटो के साथ साथ पूरे इक्वाडोर में दंगा भड़क गया है। ड्रग कार्टेल के कई गैंग्स में वर्चस्व की खूनी जंग चल रही है। जेलों में दंगे हो रहे हैं। कैदियों ने कई गार्ड्स और सुरक्षा अधिकारियों को बंधक बना लिया है। कई शहरों के अलावा स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी उत्पात मचा हुआ है। अस्पतालों से डॉक्टर को अगवा किया जा रहा है। शहर शहर फायरिंग और किडनैपिंग हो रही है। हर तरफ आतंक का माहौल है। 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि आखिर इक्वाडोर में यह दंगा क्यों भड़का है। दरअसल बारूदी बवाल की शुरुआत तब हुई जब कुख्यात गैंग लीडर होजे अडोल्फो मासियस फेतो जेल से गायब हो गया। फेतो संगठित अपराध, ड्रग्स की तस्करी और हत्या के लिए 34 साल की सजा काट रहा था। अक्टूबर 2023 में उस पर एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या का आरोप लगा था। देश भर की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं, क्योंकि मैक्सिकन और कोलंबियन कार्टेल से जुड़े गैंग्स के बीच ताकत के लिए खतरनाक लड़ाई चल रही है। इन्हीं में से एक गैंग गुआयाकिल शहर में टीसी टेलीविजन के स्टूडियो में घुस गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। स्टूडियो में 15 मिनट तक उत्पात चला। इसके बाद पुलिस ने सभी 13 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। इक्वाडोर में हालात विस्फोटक हो गए हैं। लिहाजा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश में 60 दिनों तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। सेना को सड़क पर उतार दिया है। ड्रग कार्टेल के गैंग के साथ जंग का ऐलान हो गया है। आपातकाल और नाइट कर्फ्यू का विरोध करते हुए गैंगस्टर्स ने पुलिस अधिकारियों का अपहरण कर लिया है। कई शहरों में धमाके हो रहे हैं। गैंग्स ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर रात 11 बजे के बाद कोई सड़क पर पाया गया तो उसे मार दिया जाएगा। ये वो हालात हैं जिससे निपटना इक्वाडोर के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है।
ड्रग्स से संबंधित हिंसा ने इक्वाडोर को सालों से तबाह किया है। 2018 से 2022 तक हत्या की दर चौगुनी हो गई है। 2023 में ड्रग्स से संबंधित अपराध की वजह से 7,800 से ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट हुई हैं। ड्रग कार्टेल और उसके गैंग्स ही इक्वाडोर की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका समाधान करने में यह देश अब तक सफल नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।